ये बताइएगा, जब आपको यहाँ पर कम्युनिकेट किया जाता है कंट्रोल रूम की तरफ से, क्या फर्दर प्रोसेस क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जब वो हेल्पलाइन पे कॉल आती है वो हमारे कंट्रोल रूम को, तो फिर वो एरिया देखते हैं। जब हमारी एरिया होती है तो इसको मैसेज एनवाई कर लेकिन हम ये बेसेट इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम और कंट्रोल रूम के साथ उस पर वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद जब वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फायर इमरजेंसी हो, वो स्टाफ इसको डिस्पैच करते हैं और वो इमरजेंसी के लिए स्पॉट के लिए भेजते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या पहले से ही आपके साथ एहलकार मौजूद होते हैं या फिर वो कहीं और पर होते हैं? आपने फिर भी जो आपको कॉल आती है कंट्रोल रूम से, तो फर्दर जो आप कम्युनिकेट करते हो वो आप डायरेक्टली एहलकारों को करते हैं या फिर इसके लिए कोई स्ट्रेटजी होती है? बेसिकली ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो वो हर अपने वो फील्ड का जो फायर फाइटर होते हैं या वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं, वो फुली प्रिपेयर वो बैठे होते हैं। जब भी वो कॉल मौसूल होते हैं, इधर हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो डायरेक्ट इसको भेजते हैं ताकि वो बर वक्त रिस्पांस कर सकें। जी, यहाँ से ही एहलकारों को बताया जाता है कि वो मूव करें स्पॉट, और जैसे ही इनकी तरफ से बताया जाता है एहलकारों को जो कि पहले से ही तैयार बैठे होते हैं, तो वो फौरी तौर पर जो है स्पॉट की तरफ मूव करते हैं। सर, ये बाहर अभी मैं देख रहा था ट्रिब्यूट टू शहीद रेस्क्यूअर्स, ये आपके यहाँ ये लगा हुआ है, इसके मतलब बताएं ये हमारे शोहदा हैं रेस्क्यूअर्स के काम के दौरान, और जो गुज़िश्ता 15 साल 20 साल से ये जब से रेस्क्यूअर शुरू हुआ। जी, हमारे शोहदा हैं जी, जो कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिन्होंने अपनी जान दी है, और मेगा बहुत बड़ी मेजर एमरजेंसी थी फायर की, तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया था हमारी सर्विस ने। तो वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई और बहुत बड़ा एक इवेंट था वो, जिसमें इन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन ये कि लोगों की मतलब मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स की जो है वो उन्होंने सेविंग की है वहाँ पे। लेकिन ये है कि वो मतलब उन्होंने अपनी जान जो है अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो अल्लाह ताला के रास्ते में दी है, और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये हमारा बिल्कुल हमारे माथे का झूमर है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शोधा किसी भी डिपार्टमेंट्स के हों, वो आवाम के माथे का जो है वो झूमर होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नॉर्मली जब कहीं पर आग लगती है तो हम लोग पानी से उसको बुझाते हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे जिद्दत होती जा रही है तो अब बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जिनके साथ उनको इस्तेमाल करके जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन वो केमिकल्स जो हैं वो अक्सर हमने ये देखा है क्योंकि वो महंगे होने की वजह से शॉर्ट रहते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसकी क्या वजह है? नहीं, वो तो नेचर के हिसाब से देखें नहीं, जहाँ भी नेचर के हिसाब से हमेशा फायर फाइटिंग की जाती है। अगर आप सिर्फ पानी की मदद से उसको बुझा सकते हो तो पानी का इस्तेमाल होता है। अगर आपने वहाँ पे जो फोम है या जिसको हम 80+ बोलते हैं उसका इस्तेमाल करना है तो वो भी हमारे पास फोम का इस्तेमाल जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ ज़रूरत हो बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि उसके बगैर आप आग बुझा नहीं सकते ना आप। अच्छा, नॉर्मली किस तरह की आग जो होती है उसके ऊपर जो है वो फोम का इस्तेमाल किया जाता है? अमूमन जो पेट्रोलियम वाली आग होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये पेट्रोलियम की आग है उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अच्छा, मुल्तान एक तारीखी शहर है और ख़ास तौर पर अंदरून शहर में जो है वो बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं पुरानी बिल्डिंग्स के गिरने के। अच्छा, उसमें वो छोटी छोटी गलियाँ हैं अंदरून शहर में, आपके ये बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते और हमने ये देखा कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपके बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते तो वहाँ पर आप एमरजेंसीज़ को किस तरह से डील करते हैं? जी बिल्कुल, अगर मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं या छोटी कोई सर्जिकल इमरजेंसीज़ हैं तो उसके लिए हमारे पास मोटर बाइक एम्बुलेंस मौजूद है, तो वो उनके डोर स्टेप पे जाके उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको। लेकिन जिस तरह आपने बात की बिल्डिंग कोलैप्स की बात की है या फायर की बात की है, फायर इंसिडेंट के लिए, उसके लिए ज़ाहिर है फिर हमारी माजूरी होती है क्योंकि तंग गलियों के अंदर हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये कि हम होज़ जो है वो चेन की सूरत में उनको लेआउट करते हैं और वहाँ पर हम फायर फाइटिंग करते हैं। या इवन कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो वहाँ पर भी हमारे जो इक्विपमेंट हैं, स्पेशलाइज इक्विपमेंट, वो हम अंदर लेके जाते हैं और कामयाबी से हम। आपके पास इक्विपमेंट्स की आपने बात की है तो हमें ज़रा वो अपने इक्विपमेंट्स भी दिखाइए, अपने व्हीकल्स का भी जो है ना वो भी थोड़ा सा दिखाएं। ये आप बता रहे थे कि ये आपकी स्पेशलाइज्ड व्हीकल है? जी, ये हमारी स्पेशलाइज्ड व्हीकल है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का इक्विपमेंट मौजूद है, जो कि कोलैप्स स्ट्रक्चर है या गाड़ियाँ आपस में कोलैप्स कर गई हैं, क्रश हो गई हैं और उसमें से हमने विक्टिम को एक्सट्रीकेट करना है, तो उस सूरत में हमारे पास मुख्तलिफ़ कटर हैं, एक्सपेंडर्स हैं, तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो पड़े हुए हैं ये वो जो कटर एक्सपेंडर, मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो भी आपको इन हालात की। अच्छा, ये डॉक्टर साहब इसके मुताबिक बताइएगा ये क्या चीज़ है? जी, ये लाइफ जी
सर्च कैम्प बोलते हैं सर। इसको सर्च कैम्प बोलते हैं। इसका क्या काम है? इसका में इस्तेमाल थोड़ा सा बताएं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये है सर सर्च कैम्प, जिस जगह पे हम अप्रोच नहीं कर सकते, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, ठीक है, हम उसके हमने अंदर से देखना है कि बिल्डिंग के अंदर विक्टिम तो नहीं है। उसके लिए बजाते खुद ज़्यादा बंदे को एंट्री के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी, उसके लिए हम सुराख करेंगे। उसके आगे लगा हुआ है कैमरा, ठीक है, उससे हमारी इधर वीडियो चलेगी, अंदर से हम सर्च कर लेंगे कि उसके अंदर विक्टिम मौजूद है, आया कि नहीं है विक्टिम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊं कि रेस्क्यू 112 में चंद साल पहले मुल्तान में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया था। दिल्ली गेट के इलाके में एक नौजवान था, उसने ख़जाने की तलाश के लिए अपने घर से एक स्रिंग जो थी वो खो दी, और वो स्रिंग वो कई फीट तक, बल्कि 1.5 किलोमीटर तक जो था वो अपनी जो थी वो खोद के ले गया ज़ेरे ज़मीन। और उसके बाद जिस वक्त वो ख़जाने की तलाश में अंदर मौजूद था तो वो स्रिंग बैठ गई, जिसके बाद वो लापता हो गया। और उसके वर्सा ने जब इतला दी रेस्क्यू 1112 को, तो रेस्क्यू 1112 की टीम ने 4 दिन तक वो ऑपरेशन किया, और उसके बाद वो इस नतीजे में पहुंचे कि इस स्विंग के अंदर जो है वो नहीं जाया जा सकता। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी ये कहा गया कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में एक रेस्क्यूअर आप थे, वो जी आपका नाम आज़म है गालिबन जी, ये आज़म रेस्क्यूअर थे। इन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं करूँगा, मैं अपनी जान की बाजी लगा के जो है वो मैं अंदर जाऊँगा। और वो बहुत छोटी सी स्विंग थी जिसके अंदर देख के जिसको खौफ महसूस होता था। हम खुद उसकी 4 दिन तक लाइव कवरेज भी करते रहे थे। तो ये आज़म वो रेस्क्यूअर था कि जो ना सिर्फ उस स्विंग के अंदर गया और एक डेड बॉडी को निकालने के लिए इसने अपनी जान को जो है वो ख़तरे में डाला और वहाँ से उस डेड बॉडी को रिकवर किया। इस वक्त हमारे साथ, अच्छा आप मुझे बताएं कि जिस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से भी ये कह दिया गया था कि इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए, वो शख्स अंदर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है, इस तरीके से वो स्विंग बैठ चुकी है, लेकिन क्या जज्बा था कि आपने एक डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला? एक्चुअली हमारे लिए एक टास्क बन गया था कि हमने उसको मतलब रिकवर करना है। हमें बताया गया कि लाहौर सिटी में आ रही हैं, बड़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसका मीडिया पे मतलब बताया जा रहा है। तो हमें डॉक्टर कलीम साहब ने ये टास्क दिया कि हमने किसी भी तरीके से इसको निकालना है। तो मैंने सर से कहा कि मैं एंट्री करता हूँ सर। पहली एंट्री मैंने उसमें की तो बिल्कुल रेत थी, रेत की जैसे छत बन जाती है, ऐसे रेत की छत बनी हुई थी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री करने के बाद मैं फर्स्ट मतलब एंट्री करने के बाद मैंने उसके हाथ को रिकवर किया। हाथ पहले मिला, फिर मेरे साथ दूसरे दो रेस्क्यू और हमने बारी बारी मतलब वो ऑपरेशन कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं वकार गया, एक लड़का वहाँ पर, उसने उसको थोड़ा सा मज़ीद उसको रेत के अंदर से निकाला और इस तरह से हम मतलब 3 लोग बारी बारी जाते रहे। एंड पर मैं गया और मैंने वहाँ पर जाकर उसको उसके बाजुओं के नीचे एक रस्सा डाला ताकि उसको हम रिकवर कर सकें। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि खौफ की फ़िज़ा आ गई थी, तमाम लोग जो लोकल लोग थे वो यही कह रहे थे कि हम कैसे रहेंगे यहाँ पर, खौफ तारी रहेगा हमारे ऊपर। तो हमने इस वजह से उस ऑपरेशन को मुकम्मल करना ज़रूरी था। बिल्कुल, ये आज़म ने बड़ी बहादुरी के साथ जो था वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। रेस्क्यू 1112 जो है वो अपनी कारकर्दगी के इसकी एक बड़ी वजह ये है कि उनके पास मैन पावर्स भी हैं, उनके पास व्हीकल्स भी हैं और उनके व्हीकल्स जो हैं वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनकी अपनी वर्कशॉप है। नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो सरकारी इदारों की गाड़ी होती है ना तो उनकी कोई इतनी सफाई सुथराई होती है और ना ही उनकी कोई इतनी मेंटेनेंस होती है। लेकिन मैं अभी देख रहा था जिस वक्त मैं इस रेस्क्यू ऑफिस में अंदर आया तो बाकायदा यहाँ पर गाड़ियाँ, इन्होंने सर्विस स्टेशन अपना बनाया हुआ है, इसके अलावा इनकी वर्कशॉप अपनी है। जी हम रेस्क्यू 1112 के ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पर वर्ल्ड फर्स्ट डे वीक का जो था वो आखिरी सेशन एक सेमिनार था जिसमें बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स लड़के और लड़कियाँ आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे इस वीक में जो था यहाँ पे रेस्क्यू एहलकारों से जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जाती है कि वो चाहे अपने घर में हो, गली महल्ले में या कहीं पर भी जा रहे हो तो अगर कोई हादसा रूनुमा हो जाता है और रेस्क्यू 1112 के या किसी भी इमदादी सरगर्मी से पहले अगर वो वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको सबसे पहले किस तरह से वहाँ पर जो पेशेंट है उसके साथ इतनी उनको ये बताया गया है कि इब्तदाई तौर पे वो उसकी हालत को संभालने के लिए क्या उनको इक़दामात करने चाहिए। तो इस वक्त ये वॉलंटियर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें से चंद एक से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो एक वीक में उन्होंने यहाँ से क्या सीखा और उसको अब जो किस तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ना वो जा रहे हैं। आप वॉलंटियर हैं, आपका नाम? अली रज़ा। अच्छा अली रज़ा साहब, ये बताएँ कि आपको वॉलंटियर बनने का ख्याल कैसे आया? जी सर बिल्कुल, सबसे ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। 2010 की मैं बात करूं तो एक फ्लड आया था पाकिस्तान के अंदर जिसने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ की थी। तो उस टाइम हम गांव में मौजूद थे। आपका कौन सा गांव था? दारादीन पनाह, मुज़फ़्फ़रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है।
तो उसमें क्या हुआ कि मैं देख रहा था मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जो 2010 में मुजफ्फरगढ़ का जो सैलाब आया था वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन जो था वो सैलाब था। तो इनका दायरा दीन पना जो था वो सबसे ज़्यादा मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का इफेक्टेड एरिया था जी, और आपका ताल्लुक उस एरिया से था। उस सैलाब के बाद आपके अंदर ये मोटिवेशन आई कि आपको वॉलंटियर बनना है और ये तमाम जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की चीज़ें हैं वो आपको सीखनी है। जी बिल्कुल सर, ऑफिशियल इदारे थे वो तो इस काम में काम कर ही रहे थे, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ देखी, रेस्क्यू के साथ कुछ लोग थे जो कि वॉलंटियर ही काम कर रहे थे, वो कश्ती पे जा रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे। फिर मैं जाकर उनसे बात की, मैंने कहा आप कौन लोग हैं, मतलब रेस्क्यू की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो उन्होंने कहा हम वॉलंटियर्स हैं। उस टाइम 2010 में मेरी अराउंड अबाउट 10 साल ही होगी, वॉलंटियर का वर्ड मेरे लिए न्यू था। तो फिर मैंने कहा यार जो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं वॉलंटियर, फिर उस पर मैंने रिसर्च स्टार्ट की। दैन स्कूल लाइफ स्टार्ट, दैन कॉलेज लाइफ में मैंने पहला वॉलंटियर काम किया था, रिपल टैंक के नेम से था, वो हमारी कॉलेज की सोसाइटी थी जिसमें हम ब्लड डोनेशन पे काम करते थे। तो मेरी जर्नी वहाँ से वॉलंटियरिंग की स्टार्ट हुई। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल, दैन आई परसू फॉर सारियून। अब मैं 3 साल से सारियून में वॉलंटियर के तौर पे लीडिंग पैनल पे हूँ एंड आई एम प्रेसिडेंट फॉर मुल्तान। आपका नाम? ज़हरा बतूल। अच्छा, आपके जहन में कैसे, क्योंकि हमारे माशरे में मर्द वॉलंटियर्स तो बाहर निकलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, ख़वातीन की एक यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद बैठी हुई है वॉलंटियर्स की। आपके जहन में क्या आया, आपने यहाँ से क्या सीखा और सीखने के बाद आप कैसे जाके ये जो आपने सीखा इसको सर्व करेंगे? सर मैंने यहाँ पे CPR सीखा और देखा है कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके ज़रिए से हम CPR, जब हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनको CPR के ज़रिए से हम उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, और इसी तरह और जो पेशेंट्स हैं उनको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से? लिया से।